मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिसरो। जब हम बात करते हैं सिसरो की बायोग्राफी के से रिलेटेड, तो जो सिसरो का जन्म था वो 106 ईसा पूर्व में हुआ था और वो एक 64 ईसा पूर्व में वो कंसल भी नियुक्त हो चुके थे। यानी कि एक जब वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके थे, उस एजुकेशन के कंप्लीट करने के ठीक बाद वो एक अच्छे पद पर, जिसको कंसल का एक वहाँ पे काउंसिल का एक पद होता है, तो वहाँ पे उनको वो जॉब भी मिली, नियुक्त किए गए। एक अच्छा पद था, वो हाई प्रोफाइल का पद था। लेकिन कुछ समय तक वह सिलिसिया का गवर्नर भी रहा। कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर उन्होंने वहाँ पे काम किया और 58 ईसा पूर्व में उसे रोम से निर्वासित कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि रोम के सैनिकों की गैर कानूनी ढंग से वो जान लेने का उनके ऊपर अभियोग चला गया था कि जो रोम के सैनिक हैं उनके ऊपर वो इलीगल तरीके से पूरे प्लान वाइज उनको मारना चाहते थे। तो इस तरह के एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे। कुछ समय के लिए उनको जो सिलिसिया थी, जो वहाँ पे जहाँ उनका जन्म हुआ था, उससे वहाँ पे उनको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन जब एलिगेशंस हट गए थे तो वापस से वो अपने स्टेट में आ गए थे। तो अपनी लेखनी और भाषाओं में, जो भी उनके लैंग्वेज, जो भी उनके राइटिंग्स, जो भी उनके ग्रंथ हैं, उन्होंने गणराज्य और उससे संबंधित संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए जूलियस सीज़र और मार्क एंटनी का विरोध किया और उससे संबंधित संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। क्योंकि पूरी तरीके से वहाँ पे जो स्टेट था, स्टेट में जो भी मूवमेंट होते थे, वो एक मोनार्ची सिस्टम हो या निरंकुश शासन हो या एक गलत एक्टिविटी से कराया गया जो शासन होता है, डिप्लोमेटिक जो डोमिनेंट जो शासन होता है, उसको रोकने के लिए वो मूवमेंट में भाग लिया करते थे। और सही तरीके से इस तरह के मूवमेंट में जब वो पार्टिसिपेट किया करते थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इस तरह के जो मूवमेंट हो वो लगातार बढ़े। तो उनको मतलब कुछ भी ऐसे एलिगेशंस लगा दी, उनको बाहर निकाल दिया गया इस तरीके से। फिर बात करते हैं इसकी रचना के बारे में। देखिए यहाँ पे 6 जनवरी 106 ईसा पूर्व इसका जन्म का जो डेट है वो बताई गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी आपको जो बुक्स है वहाँ पे आपको मिलेगा 107 या मतलब 100 या 104, 105। देखिए बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, हर बुक्स में अलग अलग होता है। अलग अलग सही तरीके से इनके जो जन्म तिथि है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन 106 105 के आसपास हो तो कोई भी आप उसमें लगा सकते हैं। 106 को भी एक्यूरेट, 105 को एक्यूरेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनलिटी इसकी रोम है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नेशनलिटी इसकी रोम है। और इसकी जो मृत्यु की बात करते हैं, यानी कि डेट की बात करते हैं, 7 दिसंबर 43 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अगर हम राइटर्स की बात करते हैं, यानी कि अगर हम इसकी जो राइटिंग्स, जो ग्रंथ हैं, वो फेमस ग्रंथ की बात करते हैं, तो और तो बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारी कृतें लिखी हैं, बुक्स वगैरह इनकी पब्लिश हुई हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हम मानते हैं, इनको मानते हैं। इनकी सिसरो की जो बुक्स है, जिसमें डी रिपब्लिका, डी लेजिस्बस लिब्रिट्रीज, ये एक स्पेनिश लैंग्वेज में देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि द लॉज, और डी रिपब्लिक का मतलब है द रिपब्लिक। इनकी कंपेयर जब हम करते हैं तो प्लेटो की जो रिपब्लिक है उससे कंपेयर होती है इसकी बुक्स। द लॉज, यानी कि प्लेटो ने भी दो इसी नाम से अपनी बुक को पब्लिश किया है, लिखा है। और जो सिसरो है उसने भी इसी नाम से लिया है। थोड़ा सा नाम चेंजेबल हो सकता है इसका, जैसे इसमें स्पेनिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा उसने यहाँ पे लिखा हुआ है द डी रिपब्लिका डी लेजिस्बस। तो जब हम इसकी बातें करते हैं तो पूरी तरीके से ये जो कंपेयर होता है, प्लेटो की बुक से कंपेयर होती है। क्योंकि प्लेटो ने भी अपने द रिपब्लिक में पूरी तरीके से स्टेट, एक आइडियल किंग, एक फिलोसफर किंग, उसके बारे में वहाँ पर कम्प्लीटली डिस्कशन किया है, डिस्क्राइब किया है, एवोल्यूशन बताया, उसका हर तरीके से कॉन्क्लूजन्स किया है उसने। और सिसरो ने भी अपने बुक्स में पूरी तरीके से वहाँ के जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ उसने वो एक्टिविटी देखी कि स्टेट के रूल रेगुलेशंस या जो उस पर एलिगेशंस लगाए गए थे, उस सिस्टम के बारे में उसने टोटली वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें थॉट ऑफ सिसरो के विचार कैसे थे, अगर पॉलिटिकल आइडियाज़ देखें, और भी बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। तो इसके अगर जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो छोटी छोटी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। जैसे पॉलिटिकल आइडियाज़ में द बॉडी ऑफ सिसरो पॉलिटिकल फिलोसफी इज़ अ कंपोस्ट 3 रिलेटेड एलिमेंट्स। उन्होंने पूरी तरीके से 3 एलिमेंट्स के बेस पर उन्होंने डिस्कस किया है। एक वो नेचुरल लॉ में बिलीव्स करते हैं, नेचुरल इक्वालिटी में बिलीव्स करते हैं, एंड स्टेट नेचुरल टू मैन।
एक प्राकृतिक अवस्था से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। देखो, सिसरो की ये धारणा थी कि समस्त ब्रह्मांड को शामिल करने वाला एक ही कानून, अगर नेचुरल लॉ के बारे में उनकी बात करें तो एक ही कानून के बारे में, एक ही कानून प्रणाली को उन्होंने फोकस किया है, उन्हीं को वो सपोर्ट्स करते हैं, जो कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जिसमें चैतन्य, जड़, बुद्धि परक, यानी कि जो मेंटल लेवल से या फिर जहाँ से हम शुरुआत करते हैं एक जीवन की, उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को फोकस करते हुए उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है। तो पूरी तरीके से वहाँ पे नेचुरल लॉ को भी कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने सिर्फ एक ही लॉ को फोकस किया है, उसी पे उन्होंने बल दिया है कि पूरे ब्रह्मांड में सभी के लिए एक रूल, एक रेगुलेशंस होने चाहिए। और अगर नेचुरल इक्वालिटी की बात करें तो प्राकृतिक जो समानता है वो सभी व्यक्तियों के लिए उन्होंने समान बताई है, कोई भी भेदभाव ना हो। तो इस तरह के जो को आइडियाज़ थे वो अलग अलग होते हैं, नेचुरल आइडियाज़ थे अलग अलग होते हैं। उनके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे कि सिसरो की जो समस्त विचारधारा है, अगर उसकी ओपिनियन देखें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी विधि संबंधी धारणा में, यानी कि जो लॉ बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उसने उसके द्वारा प्राकृतिक कानून को की धारणा को सबसे ज़्यादा मतलब व्यावहारिक रूप से उन्होंने माना है, प्रैक्टिकली उन्होंने माना है कि जो अगर हम प्राकृतिक कानून, जो हमारे नेचुरल लॉ हैं, हम उन पर फोकस करेंगे, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो जड़ है, चेतन है, सजीव है, निर्जीव है, चाहे उसमें लाइफ है या नहीं है, सभी के लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए, कोई रूल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जब हम पॉलिटिकल आइडियाज़ है या इसी तरह के उसकी जो सिसरो है, उसके जो सेल्फ ओपिनियन की बात करते हैं या किसी भी ऐसे रूल रेगुलेशंस की बात करते हैं जो उसे खुद के ओपिनियन के आधार पर वो बताता है कि इस तरीके से स्टेट होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा-सा हमें लगता है कि जो उसके थॉट हैं, चाहे नेचुरल लॉज़ को लेकर के हों, नेचुरल इक्वालिटी को लेकर के हो, या नेचुरल जो कंडीशंस है उस समय में लोगों की, उस चीज़ को लेकर के हों, तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट भी होते हैं। बहुत ही छोटा-सा चैप्टर है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी जैसे हम इसकी बुक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे डी रिपब्लिका और डी लेजिस्लस, द लॉज और द रिपब्लिक, ये कंपेयर जैसे प्लेटो से होती हैं। प्लेटो ने भी वही डिस्क्राइब किया है, सिसरो ने भी वही डिस्क्राइब किया है अपने बुक्स में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी कि सिसरो द्वारा लिखी गई कौन सी 2 बुक्स हैं जो प्लेटो की बुक्स के साथ कंपेयर की जाती हैं या उसके समान, मतलब तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता है। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसमें सिसरो का ही नाम आएगा, सिसरो, क्योंकि सिसरो की है। देखिए, नाम इसमें चेंज हो सकता है, स्पेनिश लैंग्वेज में सिसरो द रिपब्लिक है, द लेजिस्लस है, लेकिन अगर अगर क्वेश्चन से आता है कि प्लेटो के समान ही रिपब्लिक या द लॉज के मतलब जैसे इसी की सेम बुक किसने लिखी है, किसने पब्लिश की है, तो यहाँ पे सिसरो का नाम आता है। तो सिसरो आपके क्वेश्चन में सही हो जाता है, क्योंकि वेरी श्योर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब उन्होंने यहाँ पे अगर हम उसकी सिसरो के मिश्र शासन धारणा, उन्होंने थोड़ा-सा ये भी बताया एक अलग से अगर टॉपिक में बताइए तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र के बारे में भी थोड़ा-सा मतलब एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। उन्होंने उसके बारे में बताया है कि सबसे पहले राजतंत्र होता है, फिर कुलीन तंत्र के बारे में बताया, राजतंत्र के बारे में बताया, लोकतंत्र के बारे में बताया, और सबके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब करते इवोल्यूशन से निकाला है, कंक्लूजन से निकाला है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो शासन होता है उन्होंने राजतंत्र को बताया है। राजतंत्र को इसलिए बताया है क्योंकि वहाँ पे जो सत्ता होती है वो केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है, और एक ही व्यक्ति के हाथों में होने के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा सही डिसीज़न, सही टाइम पे डिसीज़न जो लिया जाता है वो सही तरीके से एक ही व्यक्ति ले सकता है। तो वहाँ पे टोटली उन्होंने पूरा का स्टेट के बारे में बताया था कि स्टेट का मतलब डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, उसका एक जो वर्क ड्यूटीज़ होती है वो कौन-कौन सी होनी चाहिए, एक राज्य में कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा सही होता है। क्योंकि अगर छोटे राज्य की हम बात करते हैं तो वहाँ पे राजतंत्र को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसने वहाँ पे माना है। तो आज के हमने बहुत ही छोटा सा टॉपिक था सिसरो, प्लेटो और अरस्तू, या और आने वाले जो भी टॉपिक है उनसे तो सबसे नहीं, अगर कंपेयर करें तो सबसे छोटा टॉपिक होता है आपका सिसरो का, और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि एक ऑप्शनल पॉइंट में हम सिसरो को रखते हैं। अगर आपका प्लेटो और अरस्तू तैयार है तो तीसरे ऑप्शनल पॉइंट में आपको सिसरो भी तैयार रखना होता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम इसको मतलब इग्नोर करेंगे या रिप्लेस कर देंगे, छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में अगर आता है, और अगर आपके दोनों फिलोसफर तैयार नहीं है और अगर आपका सिसरो भी तैयार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका सिसरो तैयार है तो आप उनमें से ऑप्शंस में से सिसरो को आप ऑप्शन मतलब पॉइंट लगा कर आप वहाँ पर उसको लिख सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी होता है ये। सो